हेलो गाइस, अब थ्री फेज सिस्टम के डिस्कस करते हैं जी। थ्री फेज सिस्टम जो है, थ्री फेज सिस्टम, ये ऑल्टरनेटिंग एसी का सिस्टम है। डीसी और एसी क्या फ़र्क होता है जी? डीसी में डायरेक्ट करंट होता है, करंट की डायरेक्शन सेम रहती है। प्लस वाली तार प्लस रहेगी, तादमे मर्ग। माइनस वाली तार माइनस रहेगी, पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन एसी के केस में क्या होता है, दो तारें तो उनकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है, प्लस माइनस फॉर द हाफ साइकिल और माइनस प्लस फॉर द हाफ साइकिल, वो ऑल्टरनेट कर रही है। तभी उसको क्या बोलते हैं? एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। वेव बन चुकी है ना, वेव। अच्छा, तो थ्री फेज सप्लाई एंड इट्स फेजर डायग्राम। अब फेजर क्या होता है जी? फेजर को आप यूं समझ लें कि एक रोटेटिंग वेक्टर है। मसलन फर्ज करें कि यहाँ पे आपकी लाइट पड़ रही है, यहाँ पे लाइट पड़ रही है और यहाँ पे रोटेटिंग वेक्टर है। जीरो का मतलब ये है कि आपका जो फेजर है वो यूं पड़ा हुआ है, 0 डिग्री पे रेफरेंस है, और यहाँ पे लाइट पड़ रही है तो उसका शेडो क्या बनेगा? यहाँ पे एक नुक्ता। सही है। अच्छा, फिर आप क्या करें कि उसको आपकी जो आप 90 डिग्री उसको रोटेट करें लेफ्ट पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? काउंटर क्लॉकवाइज। जब ऐसे आ जाएगा तो 90 डिग्री के मुताबिक वो नुक्ता ऐसे बढ़ता बढ़ता ऐसे पीक वैल्यू बन जाएगी ना। फिर उसके बाद आगे चले, 90 के बाद क्या हो जाएगा? 180 तक लेके जाएं तो आपकी वो जो वेव का नुक्ता नीचे आ जाएगा। ऐसे ही हो रहा है ना। फिर उसके बाद वो रिवर्स में जाएगा तो वो जो आपका शेडो है अब नीचे बनना शुरू हो जाएगा, और फिर आपका जो फेजर जब वापस आएगा तो ये दोबारा जीरो पर आ जाएगा। यानी तो एक वेव के कॉरेस्पॉन्डिंगली आपकी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 360 डिग्री आपका जो फेजर है वो 360 डिग्री रोटेट कर जाता है काउंटर क्लॉकवाइज। बात समझ आई? फेजर की एक तरफ से लाइट करें और दूसरी तरफ से शेडो देख लें उस एंगल से। ये मेरी जो दूसरी वीडियो है उसमें ये चीज़ मैंने बड़े तफसील से क्लियर की हुई है, वो आप देख सकते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में है थ्री फेज सिस्टम्स। ठीक है, वहाँ पे जब हम सिंगल फेज थ्री फेज सिस्टम पे जाते हैं ना, पावर में, पावर साइड पे, जिसमें थ्री फेज रेक्टिफायर आ जाते हैं। अभी तो हमने सिंगल फेज रेक्टिफायर आपने अभी पढ़ा ना, एक सिंगल फेज सप्लाई होती है लाइन न्यूट्रल, उसको आगे आप ब्रिज लगा लेते हो, फिर उसको पहले ट्रांसफार्मर लगाते हो, फिर ब्रिज लगाते हो, फिर कैपेसिटर लगाते हो, फिर क्या लगाते हो? फिल्टर लगाते हो, फिर एक रेगुलेटर लगाते हो। पावर सप्लाई रेगुलर सिंगल फेज की। फिर थ्री फेज में जाने से पहले मैं थ्री फेज सिस्टम के बारे में उसमें मैंने बताया हुआ है। तो ये देखें, तीन फेज होते हैं आपके पास। रेड, RYB इसको कहते हैं, RYB, रेड, येलो, ब्लू। अब रेड का फेजर अगर आप फॉर एग्जांपल इसमें ये रेड का फेजर क्या है? V1। तो 120 डिग्री अगर आप ये देखें, ये आपका रेड फेज है ना, तो उसके बाद 120 यानी 120 डिग्री पे आपका Y है। यानी 120 डिग्री ये देखें ना, लैग कर रहा है 120 डिग्री, ये Y है। ठीक है, और फिर इससे नेक्स्ट 120 डिग्री पे क्या है? ब्लू है, RYB। RYB यानी अगर R का एंगल 0 है तो Y का एंगल क्या है? प्लस 120, और ब्लू का एंगल क्या होगा? प्लस 240 या माइनस 120। सही, प्लस 240 या माइनस 120, यहां से देख लें। सही है। यानी अगर आप इसको घुमाएं, इस वेक्टर को, V1 को आप एक्स एक्सेस के अलॉन्ग ले लें। देखिए, मैं आपको ज़रा इसमें मार्कर से करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से हमने देखा कि R, उसके बाद माइनस 120 पर आपका आ गया Y, और फिर माइनस 240 पर आपका क्या आ गया? ब्लू। माइनस 240 या प्लस 120, तो ये आपका RYB होता है, RYB। अच्छा, एक और चीज़ है, इसको कहते हैं पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। और इसको ABC भी बोलते हैं, ABC सीक्वेंस, ABC। ठीक है, ये ABC ही रहता है। अगर आप इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना लेंगे ना, आ जाके ये ABC ही होगा। ठीक है, और इसके ऑपोजिट दूसरा कौन सा होता है? ACB। ACB होता है नेगेटिव फेज सीक्वेंस। यानी उसमें क्या होगा कि येलो इधर आ जाएगा, ब्लू नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हम जब दो जनरेटर को पैरेलल में कनेक्ट करते थे ना, हम कनेक्ट करने से पहले उसका फेज सीक्वेंस देखते थे कि रेड वाली तार रेड के साथ ही लगे, क्योंकि अगर आपने गलत लगा दी, आपने एक तरफ की येलो है, दूसरे, ये देखें ना, इसकी अगर पॉजिटिव सीक्वेंस है तो उसकी येलो है, नेगेटिव सीक्वेंस है तो उसकी यहाँ ब्लू होनी है। तो येलो को ब्लू से नहीं करना आपने, उससे क्या होता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट होगा और इंटर सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगा, डैमेज, धमाका हो जाएगा। तो कोई भी जब हम तारे मिलाते थे एसी के केस में, डीसी में तो सिंपल है ना, प्लस माइनस है, दो बैटरियों को लगा दो पैरेलल में, दोनों लग जाएंगे, वोल्टेज सेम होने चाहिए। एसी में जब पैरेलल में कनेक्शन करने हैं ना, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। वोल्टेज सेम होने चाहिए, फिर फ्रीक्वेंसी सेम होने चाहिए, फिर फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, फेज एंगल सेम होना चाहिए। सही है, चार चीज़ें आ जाती हैं उसमें। सही है।
यानी एसी में पैरेलल कनेक्शन, ये आगे हम जनरेटर्स जब पढ़ेंगे ना उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पैरेलल कनेक्शन इन एसी सोर्सेज, ट्रांसफार्मर हो या जनरेटर हो, तो उसको कैसे करना है, उसमें फिर बड़ी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने देखा जनाब, हमारा जो एसी सिस्टम है उसमें 120 डिग्री का एंगल होगा। तो इन अ सिंगल फेज सिस्टम लेट्स नंबर ऑफ वायर्स, इन अ सिंगल three phase system, less number of wires are required to transmit the same amount of power, ठीक है, as compared to the three single phase systems, so power losses are reduced and the less number of conductors are required to, for the same amount of power। ये क्या बात हो रही है, देखें तीन लोड्स हैं आपके पास, 100 ओम 100 ओम 100 ओम के, इसको आपने चलाना है, इसके लिए आप जाहिर आपको दो तारे चाहिए होंगे ना लूप बनाने के लिए, लाइन न्यूट्रल, इसके लाइन न्यूट्रल, इसके लाइन न्यूट्रल, कितने कंडक्टर चाहिए, 6, कॉस्ट बढ़ गई आपकी। हाँ, अगर आप इसको थ्री फेज सिस्टम में ले जाएं तो थ्री फेज सिस्टम में दो टाइप से होती हैं, स्टार या डेल्टा। आप अपने जो लोड है इसको स्टार में कनेक्ट कर सकते हैं या इसको डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिर अगर आप डेल्टा में करते हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या होगा कि आपकी 6 के बजाय सिर्फ 3 तारें लगनी, थ्री फेज सोर्स होगा, ठीक है, और थ्री फेज आपका लोड होगा, तो सिर्फ 3 तारें आपको चाहिए। तो टोटल पावर सप्लाई टू द लोड इज 300 वाट, 6 कंडक्टर्स आर रिक्वायर्ड, 6 यूनिट्स ऑफ पावर लॉस, ठीक है। और जबकि ये थ्री फेज के केस में देखें, अच्छा थ्री फेज के केस में यहाँ पे एक और चीज़ भी देखें, ये न्यूट्रल से उसने स्टार टाइप का कनेक्शन किया हुआ है, देखें इसका अलहदा दिया और इसमें यहाँ पे इसकी न्यूट्रल कॉमन की हुई है। अब बेसिकली ये भी स्टार कनेक्शन है, ये भी स्टार कनेक्शन है, ठीक है। टोटल पावर सप्लाई टू द लोड इज 300 वाट, 4 कंडक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू सप्लाई 300 वाट, 3 यूनिट्स ऑफ पावर लॉस बिकॉज द न्यूट्रल वायर हैज़ नो पावर लॉस। ये देखें न्यूट्रल में करंट नहीं फ्लो करता। अब यहाँ पे ये तीनों करंट बराबर है, अगर ये इधर इतना जा रहा है, इधर से वापस आ रहा होगा, तीसरे फेज से वापस आ रहा होगा, दो फेज में जितना करंट जा रहा है तीसरे से वापस आ रहा होगा, इसका नेट जीरो होगा। तीनों फेज का बैलेंस सिस्टम के अंदर, एक बैलेंस सिस्टम के अंदर तीनों करंट का सम क्या होगा, जीरो, ठीक है। और ये रिजल्टेंट ही होता है न्यूट्रल करंट, इन तीनों का रिजल्टेंट। सही बात समझ रहे हैं। हाँ, अगर इनमें अनबैलेंसिंग है तीनों करंट्स के अंदर, फिर न्यूट्रल में से करंट पास करेगा। यहीं से अर्थ फॉल्ट रिले काम करती है। अर्थ फॉल्ट रिले कैसे काम करती है कि अगर आपका सिस्टम अनबैलेंस्ड है, कहीं अर्थ फॉल्ट आ गया फॉर एग्जांपल, ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का थोड़ा पहले समझे कि ये कैसे काम करता है। जितना करंट जा रहा है उतना वापस आना चाहिए, 1 एम्पेयर जा रहा है 1 एम्पेयर वापस आए, हाँ 1 एम्पेयर जा रहा है आधा वापस आ रहा है, आधा कहाँ जा रहा है, लीक हो रहा है, कहीं अर्थ हो रहा है, क्या हो रहा है, अर्थ हो रहा है। तो उन दोनों का सम लेंगे, एक क्लैम्प मीटर लगा होगा, वो आप लगा के उससे देख सकते हैं, दोनों तारों में आप लगाएं, अगर तो अनबैलेंसिंग है तो रिजल्टेंट करंट आ जाएगा, अगर बैलेंस है तो जीरो आएगा उसमें। सही है, दोनों तारों के क्रॉस, ठीक होगी बात। तो इसमें न्यूट्रल में से करंट नॉर्मली क्या होता है, जीरो, बैलेंस सिस्टम में। हाँ, अगर अनबैलेंस सिस्टम है फिर आपका उसमें, इसका मतलब है कि देयर इज सम न्यूट्रल। हमारे पास फील्ड में इतनी ज़्यादा अनबैलेंसिंग थी, इतना बुरे तरीके से लोड लगा हुआ था रेजिडेंशियल साइड पे, पुरानी फील्ड थी ना, 40-50 साल, 50 साल प्लस की हो गई थी उसकी लाइफ, जहाँ से फेज मिलता था तुना हुआ था। तो अनबैलेंसिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि हमारा ब्रेकर अर्थ फॉल्ट की रिले उसकी ऑपरेट हो जाती थी, वो ट्रिप हो जाता था, सिस्टम बैठ जाता, बंद हो जाता था। यानी उसको लग रहा है कि अर्थ फॉल्ट आया, जाहिर है इतना ह्यूज उसमें अनबैलेंसिंग हो गई, इतना करंट आ गया। फॉल्ट के केस में अच्छा खासा करंट होता है ना, कहीं पे शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ अर्थ फॉल्ट आ जाए, तो वो ये समझता था कि अर्थ फॉल्ट, हालांकि अर्थ फॉल्ट नहीं होता था, अनबैलेंसिंग होती थी, फेज का करंट ही बहुत अनइक्वल था। तो फिर हमने ये सारी वर्किंग करके सारी फील्ड का जो करंट था उसको ज़रा सीधा किया था, सारे फेज वगैरह मुख्त जगह जगह जा जा के कि ये, बल्कि ड्राइंग पे भी आपकी हमारे लिखा होता था कि, ड्राइंग पे लिखा होता था कि रेड वायर से ये लाइट जल रही है, ये येलो से जल रही है, ये ब्लू से जल रही है। तो अगर आपके पास 9 लाइट्स हैं तो 3 रेड पे रखते थे, 3 येलो पे, 3 ब्लू पे। सही है, ताकि बैलेंस करंट रहे, सिस्टम बैलेंस रहे आपका। तो ये जनाब आपने देखा एडवांटेजेस ऑफ द थ्री फेज ओवर द सिंगल फेज। बाकी जो मेरी वीडियो है दूसरी वो आप लाजमी देखें, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज़ में है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने चीज़ें बताई हैं। अच्छा जी, वाई और स्टार कनेक्टेड थ्री फेज 4 वायर सिस्टम कॉमनली यूज टू सप्लाई पावर टू सिंगल फेज एज वेल एज थ्री फेज। ठीक है, ये देखें, ये स्टार कनेक्शन है। आमतौर पर ये देखें ना, जैसे मोटर में भी होता है, ये आपने कर लिया होगा नीचे एक्सपेरिमेंट, ये मोटर की 3 वाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है ना, U1 U2 U, ठीक है, V1 V2 W1 W2। अब इसको स्टार में करना है तो इस पर हम पतरी लगाते होते थे बार, और यहाँ से कनेक्शन करते थे। अगर आपने इसको डेल्टा में करना है फिर क्या करना है, फिर आपने ये करना है, या इसको इधर से कनेक्ट करें
इसको इधर से कनेक्ट करें और इसको इधर से कनेक्ट करें और फिर यहाँ पे कनेक्शन करना है, तो अब ये आपका डेल्टा बन गया। यानी ये फिर ये आपका स्टार है, दिस इज योर स्टार कनेक्शन, वाई कनेक्शन कहते हैं, ये स्टार पॉइंट कहते हैं इसको। और डेल्टा क्या होता है, ये भी हम डिटेल में भी करते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये आपका हो गया जनाब। अच्छा जी, ये इसको कहते हैं लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन वोल्टेज VLL या VL कह लें, और ये आ जाएगा VP या V लाइन टू न्यूट्रल, ये वाले वोल्टेज। ठीक है, लाइन टू न्यूट्रल, ठीक है, या लाइन फेज वोल्टेज भी कहते हैं इसको, फेज वोल्टेज ये क्या आते हैं, लाइन टू लाइन। और ये करंट है I लाइन, और ये वाला जो करंट है I फेज। इधर देख लें आप, इधर ये लाइन टू लाइन हो जाएगा, V लाइन टू लाइन, जो कि इक्वल है V फेज के। सही है, लेकिन इसमें जो IL है डेल्टा के केस में और ये जो I फेज है ये डिफरेंट होते हैं। I फेज जो है वो कम होता है IL से ओवर √3। इस केस में जो आपका IP इज इक्वल टू IL, लेकिन जो VP है वो कम होगा लाइन टू लाइन से, कितना, √3। ये आपने ENA में शायद किया हुआ पहले। ये दो चीज़ें हैं भाई फ़िलहाल इस वक्त इलेक्ट्रिकल में, आगे कोई मज़ीद रिसर्च हो गई, कोई नई चीज़ आ जाती है तो वो बात की बात है, अभी यही चीज़ है। ओके, तो ये जनाब आप देखेंगे वाई स्टार कनेक्टेड 3 फेज 4 वाइड सिस्टम, 3 फेज 4 वाइड सिस्टम। ठीक है, कॉमनली यूज टू सप्लाई पावर टू सिंगल फेज एज वेल एज 3 फेज लोड। 3 फेज भी इससे कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, और सिंगल फेज भी इससे कनेक्ट हो सकता है। ये कौन सा आपका 3 डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज 3 वाइड सिस्टम, 3 तारे हैं ना इसके अंदर। अच्छा, इसमें न्यूट्रल नहीं है। अब आपको कोई ये पूछे कि भाई डेल्टा में न्यूट्रल होती है कि नहीं, नहीं होती, लेकिन आ भी सकती है, उसको कहते हैं वर्चुअल न्यूट्रल, वो भी आप पैदा कर सकते हो। उसके लिए फिर आपको जिगजैग ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है, जिसकी प्राइमरी डेल्टा वाली हो लेकिन सेकेंडरी उसकी क्या हो, स्टार वाली, तो न्यूट्रल आ गया। लेकिन वो वर्चुअल न्यूट्रल होगी, वो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के मैंने पढ़ाई तो है, लेकिन मेरी अभी उसकी लेक्चर रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन वो आप नेट पे देख सकते हैं, वर्चुअल न्यूट्रल करके ना, उसमें जिगजैग ट्रांसफार्मर लिख के उसको आप कर सकते हैं। तो एनी हाउ कॉमनली यूज टू सप्लाई पावर हाई पावर 3 फेज इंडस्ट्रियल लोड्स। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं ज़रा कि ये कैसे मुमकिन है, ये जो √3 ये कहाँ से आ गया, ये इससे पहले जी, तो अभी हम देखते हैं कि ये कैसे, ये √3 कहाँ से आ रहा है भाई। तो इसमें हम ये देखते हैं, ये आपके सामने स्टार बना हुआ है EA, ठीक है, देखें -120 EB और -240 EC, ठीक है। तो अब ये न्यूट्रल पॉइंट से E लाइन और E लाइन टू लाइन, ठीक है, E लाइन, ये भी लाइन है, ये देखें ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी लाइन वोल्टेज है, ये भी लाइन वोल्टेज है, ये भी लाइन वोल्टेज है, और ये वाला फेज वोल्टेज होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप देखें EA फेज वोल्टेज और EB, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, E लाइन इज इक्वल टू EA माइनस EB, यही होगा ना, लाइन टू लाइन। अगर ये वाला, ये क्या चीज होगी, KVL लगाए ना आप, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दिस वोल्टेज इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना, VAB इज इक्वल टू VAB इज इक्वल टू VAN माइनस VBN। किरचॉफ लॉ यही होता है ना, VAB इज इक्वल टू VAN माइनस VBN। भाई किरचॉफ का लॉ है भाई, वोल्टेज का लॉ है, कोई ऐसे कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सही, तो अब आप देखें ये किरचॉफ लॉ क्या है, EL इज इक्वल टू EA माइनस EB। अब EA, अब ये EB है माइनस EB, चूंकि ये वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स अगर हम समझे या फेजर समझें तो वेक्टर वाले रूल लगेंगे। अब माइनस करना है EA माइनस EB, तो EA माइनस EB इज इक्वल टू EA प्लस माइनस EB, यानी माइनस EB क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये देखो ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब इसको उठा के इधर रखो, सही है, तो यानी ये यहाँ पे आ जाएगा और इसका आप यूँ रिजल्टेंट निकाल सकते हो, ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा, ये वाला, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। सही है, EA माइनस EB, EA माइनस EB, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा EL। अच्छा, अब इसमें आप थोड़ा सा देखें, इसकी डायग्राम से भी ज़रा देखें कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा होगा। यहाँ पे ये देखें, ये एंगल कितना है 120, और ये जो रिजल्टेंट का एंगल जो निकल रहा है, अगर आप कैलकुलेशंस करें तो ये 30 डिग्री एंगल आपका निकलेगा। क्या निकलेगा, 30 डिग्री। ये थोड़ी सी कैलकुलेशंस आप करें ना कि ये कितना है आपका, टोटल 180 है, और ये आपका कितना है 120 है,
120 है तो ये कितना हो जाएगा 60, 60 में से ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और ये 30 है, ठीक है, और ये 120 बन जाएगा आपका एंगल। अगर 120 है, ये 130 है, टोटल कितने हो गए 150। एक ट्रायंगल में टोटल कितने होते हैं ज़ाविये 180, तो ये भी आपका 180 होगा, सॉरी ये आपका कितना हो जाएगा 30 आएगा, 30 प्लस 30 कितना हो गया 60 प्लस 120 इज 180। सही है। अब साइन रूल क्या कहता है, ये देखिए साइन रूल ये कहता है कि दिस एंगल, साइन ऑफ दिस एंगल ओवर ए, देखिए साइन ए ओवर ए इज इक्वल टू साइन बी, ये वाला एंगल ओवर बी इज इक्वल टू साइन सी ओवर सी, ये रूल है, दिस इज योर लॉ। या इसको उल्टा कर दें, ए ओवर साइन ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन बी इज इक्वल टू सी ओवर साइन सी। तो अब इसमें देखें ई एल ओवर ई एल, इसके सामने वाला एंगल क्या है 120, देखें ई एल ओवर साइन ऑफ 120 इज इक्वल टू ई पी ओवर ई पी, कौन सा यहाँ पे ये ई पी है, ये ई पी है, ई पी के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा ई पी, ये वाला, ये ई पी या ये ले लें या ये ले लें, तो इसके सामने वाला एंगल क्या साइन 30। तो ई एल ओवर साइन 120 इज इक्वल टू ई पी ओवर साइन 30। अब इसको आप सॉल्व कर लें, ई एल इज इक्वल टू ई पी साइन 120 ओवर साइन 30, करो जरा इसको सॉल्व, क्या आता है इसका आंसर, साइन 120 ओवर साइन 30, तो ये आपके पास √3 आएगा, क्या आएगा √3। तो ई एल इज इक्वल टू अंडर, अब यहाँ से पता चल गया भाई √3 कहाँ से आ गया, ये है, ये आपको मैंने डेरिवेशन करा दी, ये वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अच्छा आगे चलते हैं जी। 3 लाइन वोल्टेजेस आर 120 डिग्री आउट ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, 3 फेज वोल्टेजेस आर 120 डिग्री आउट ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ई एल एंड ई पी आर 30 डिग्री आउट ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। लाइन वोल्टेजेस आपस में 120 डिग्री का फासला है, फेज का आपस में, और लाइन और फेज का आपस में कितना है 30 डिग्री का फर्क है, ठीक है। तो आई एल इज इक्वल टू आई पी इन केस ऑफ स्टार, क्योंकि जो करंट लाइन में है वही करंट फेज में होगा ना, सही है। और आई एल एंड आई पी आर इक्वल एंड इन फेज भी है, वो फेज सेम फेज है, 0 डिग्री का एंगल है, ई एल इज इक्वल टू √3p। अब डेल्टा कनेक्शन में देख लें, डेल्टा कनेक्शन में आपके जो लाइन वोल्टेज हैं वो इक्वल हैं फेज वोल्टेज के, देखें ना, जो लाइन वोल्टेज है वही आपके फेज वोल्टेज है, लेकिन करंट आपका यहाँ पे देखें कि यहाँ पे करंट आपका दो बात बन जाते हैं, यानी करंट में स्प्लिटिंग आ जाएगी, तो फेज करंट कम हो जाएगा आपका लाइन करंट से। तो वो कैसे कम हो जाएगा कि एट द टॉप ऑफ द जंक्शन डेल्टा केसीएल आप लगा लेंगे, आई एल, इसकी डायरेक्शन यूँ अगर हम देखें, आई एल इधर आया, आई वन इधर आया, और यहाँ से आई थ्री, तो अगर आप किरचॉफ का करंट लॉ लगाएं, सम ऑफ ऑल द करंट्स एंट्री का नॉट इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा आई ए प्लस आई थ्री माइनस आई वन इज इक्वल टू 0, ऐसे ही बनेगा ना। तो उसको आप फर्दर सॉल्व कर लें, तो उसको जिस तरह उसको हमने सॉल्व किया था वैसे इसको सॉल्व करें। तो इसमें ये देखें, इसका फेज़र डायग्राम यहाँ पे ज़रा चेक करें, I1 यहाँ पे आप देखें, I1 I2 और I3 कितना एंगल आपस में 120 का है, और इसी तरीके से I1 माइनस I3, IA इज इक्वल टू I1 माइनस I3, सही है, किरचॉफ का करंट का लॉ, IA इज इक्वल टू I1, देखें ना, I1 इज इक्वल टू, देखें ये वाला करंट इज इक्वल टू दिस जमा दिस, जितना सेम जैसे नहर नहीं होता, ये दो नहरें आ रही हैं जमा हो गई, एक नहर बड़ी बन गई है, किरचॉफ का करंट लॉ आपको पता ही है। तो IA इज इक्वल टू I1 माइनस I3, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंगली I1 माइनस I3 कर ले, I1 माइनस I3, फिर I3 को इन्वर्स कर ले, उसी तरीके से ऊपर ले जाएं और उसका ऊपर यहाँ पे लाके रिजल्टेंट वेक्टर बना लें, सेम जैसे पहले हमने किया था, वोल्टेज के साथ फेजर के साथ, यहाँ पे करंट के फेजर के साथ। तो ये आपका आ जाएगा IL ओवर 120 इज इक्वल टू IL ओवर 120 साइन एंगल 120, उसके बाद I1 और इसका वाला एंगल ये वाला, ये कितना है 30, I1 ओवर 30, तो ये आपका IL इज इक्वल टू √3 I1। तो 3 line currents are 120 degree out of phase with respect to each other, 3 phase currents are 120 degree out of phase with respect to each other, IL and IP are 30 degree out of phase with respect to each other, तो EL and EP are equal। तो ये था जनाब हमारा। अच्छा इसमें पावर कैसे हमने देखना है इन टर्म्स ऑफ EL and EZ। अच्छा इसमें आपको मैं लिख देता हूँ जो मेन चीज़ है। तो सिंगल फेज में क्या है जी, V सिंगल फेज इज इक्वल टू VP IP cos phi, और 3 फेज में क्या होगा कि P3 फेज इज इक्वल टू 3 सिंगल फेज, सही है। अच्छा इसको इधर पुट कर दें तो ये बन जाएगा 3VP IP cos phi। अगर आपका स्टार कनेक्शन है तो उसमें आपको पता है कि स्टार के केस में लाइन वोल्टेज क्या होता है 3 ज़रब VL, क्या हो जाएगा VL
अगर वी फेज आपको गिवन है, अगर हम स्टार के अंदर हैं, स्टार में क्या होता है कि आपका एक वीपी होता है और वीएल होता है। तो वीपी इज इक्वल टू वीएल ओवर अंडर रूट थ्री, तो वीएल ओवर अंडर रूट थ्री ज़रब आई एल, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं ना, कॉस फाई। ये हल करो, तीन ऊपर बटा जजर तीन, तो जजर के तीन ऊपर आ जाएगा, वी एल आई एल कॉस फाई। अगर हम डेल्टा में है तो फिर क्या होगा, थ्री इंटू वी एल सेम होता है, अब क्या होगा आई एल ओवर अंडर रूट थ्री कॉस फाई। तो आज आगे फिर वही बन गया, वी एल ज़रब आई एल ज़रब कॉस फाई। सही है। तो सिंगल फेज से ही हमने थ्री फेज की डेरिवेशन कर ली। तो थ्री फेज क्या होता है, थ्री टाइम्स सिंगल फेज। हाँ, अगर स्टार है तो तब भी इक्वेशन ये बन जाएगी, अगर डेल्टा है तो तब भी इक्वेशन यही बन जाएगी। और इस इक्वेशन को मैं अंडरटेकर इक्वेशन भी कह रहा होता हूँ कई बार, अंडरटेकर इक्वेशन। एक ब्रोगलेंसनर इक्वेशन भी है, वो कौन सी है, एन एस इज इक्वल टू 120 एफ ओवर पी। वो आप उसमें करेंगे जब मैं आपको ये मोटर इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। वैसे तो ये लोग बड़े फेमस हैं, हर कोई इनको जानता है, तो इसलिए आपको एक याद रखने के लिए मैंने बता दिया। ये इक्वेशन अंडरटेकर इक्वेशन है भाई, पावर की, ये जहन में रखनी है आपने। कौन सी, अंडर रूट थ्री वी सिंगल फेज इंटू आई सिंगल फेज, मतलब अंडर रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव। अच्छा, अब इस पे आते हैं, स्लाइड को देखें जरा। एस जी इज इक्वल टू ई एल ओवर अंडर रूट थ्री इंटू आई एल। तो वही बात है कि थ्री इंटू एस जी, टोटल थ्री फेज की पावर क्या होगी, थ्री टाइम्स सिंगल फेज की जो पावर है, तो उसको मल्टीप्लाई करें तो इसमें अंडर रूट थ्री ई एल आई एल बन रहा है। और इन टर्म्स ऑफ फेज में क्या होगा कि एस जी इज इक्वल टू ई पी आई पी, एस टोटल इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ई पी इंटू आई पी। ई पी मैंने इसको वी पी का है बोर्ड पे, यहाँ पे इसको ई पी कह रहा है, एक ही बात है, वोल्टेज है, ठीक है। अच्छा जी, डेल्टा के केस में भी इसी तरह है कि थ्री फेज क्या होगा, इट इज थ्री टाइम्स ऑफ द सिंगल फेज, जो क्या होगा अंडर रूट थ्री ई एल आई एल। और फेज के केस में क्या होगा कि ई पी आई पी थ्री टाइम्स ई पी आई पी। सही है। फेज में लेना है तो तीन से ज़रब दे दें, और लाइन में लेना है तो जजर का तीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जजर का तीन। यानी लाइन में देख लें आप, जजर का तीन आ गया, और अगर फेज में लेना है तो आपका तीन आ गया। सही है। All the major power generation and distribution systems are three-phase AC system. To construct three-phase, one option is to connect single-phase transformers in a three-phase bank. Three-phase unit have three primary windings and three secondary windings on a three-legged. Three-phase unit have three primary windings and three secondary windings on the three-legged core. ये देखो थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अभी तक हमने सिंगल फेज पढ़ा था ना एक ई आई, अब ये थ्री फेज है। थ्री फेज में क्या होगा, तीन प्राइमरी होंगे और तीन सेकेंडरी उसके अंदर, प्राइमरी के अंदर ही डाल देते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, ताकि फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा से ज़्यादा। तो ईच लैग कंटेन्स द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स ऑफ वन ऑफ द फेजेस। द वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड डेल्टा और वाई इंटरनल टू द ट्रांसफार्मर टैंक। ओनली 6 टर्मिनल्स आर ब्रॉट आउट ऑफ द टैंक। टैंक से बाहर कितने आएंगे, 6 टर्मिनल्स आएंगे। सही है, ऐसे इस तरह से होगा, ठीक है। ये खैर मोटर वाली है, एनी हाउ। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर TXF ट्रांसफार्मर्स कनेक्शंस। तो इसमें आप देखें प्राइमरी इसमें है, ये डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है, डेल्टा प्राइमरी डेल्टा सेकेंडरी। ये क्या है जी, Y टू Y, Y प्राइमरी Y सेकेंडरी। अच्छा, इसमें देखें V, इसमें लाइन और इसमें न्यूट्रल पे भी गौर कर, लाइन वोल्टेज और करंट पे देखें। जैसे ये लाइन वोल्टेज आपका आ गया V, और ये करंट आ गया I। इसमें लाइन करंट भी है और ये फेज करंट भी है। इधर आ जाएं, इधर देखें यहाँ पे। अच्छा, ये क्या हो रहा है, ये V ओवर ए कहाँ से आ गया, यहाँ पे V ओवर ए ट्रांसफार्मर की टर्न्स रेशियो से डिवाइड किया, क्योंकि ट्रांसफार्मर की रेशियो क्या है, A:1, A:1, तो क्या होगा कि 1 ओवर ए आ जाएगा इधर, V ओवर ए। सही है। और करंट क्या हो जाएगा, ए से ज़रब खा जाएगा। वो पिछले लेक्चर्स में अगर रिवाइज कर लें आप, ठीक है। तो ये बस इसमें यहाँ पे बात याद रखनी है, V ओवर ए और IA, ठीक है। और अच्छा, इधर आ जाए जी, ये कौन सा है जी, Y टू Y, Y में क्या है, यहाँ पे वोल्टेज V है, और फेज वोल्टेज क्या रह जाएगा फिर, V ओवर अंडर रूट थ्री, और करंट आपका I है। तो सेकेंडरी साइड पे क्या हो जाएगा, V ओवर अंडर रूट थ्री बटा A, करंट क्या हो जाएगा IA, और फेज वोल्टेज क्या आ जाएंगे, ये जो सॉरी लाइन टू लाइन V ओवर A। ये A समझ आ गई ना आपको, ये ट्रांसफार्मर रेशियो है। अच्छा, इधर देख लें आप, Y टू डेल्टा, यानी इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो Y के केस में है, और सेकेंडरी वाइंडिंग किस केस में है, डेल्टा में। और डेल्टा टू Y का मतलब है इसकी प्राइमरी डेल्टा के केस में है, और जो सेकेंडरी है वो Y के केस में है। सही है, क्लियर। तो अब इसका आगे समराइज भी इसको किया हुआ टेबल की फॉर्म में,
कि अगर आपका जो डेल्टा टू डेल्टा है तो इसमें देखें वी लाइन वोल्टेज वी आई है और फेज वोल्टेज जो क्या बनेंगे, आपको पता है कि फेज वोल्टेज डेल्टा में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और करंट क्या होता है, आई ओवर अंडर रूट थ्री फेज करंट, ठीक है। लाइन फेज ये प्राइमरी साइड है, लाइन फेज प्राइमरी साइड। फिर सेकेंडरी साइड क्या हो जाएगा, लाइन फेज डेल्टा टू डेल्टा। बस इसमें क्या आ जाएगा, इसमें ए आ जाएगा, वी ओवर ए आई, वी ओवर ए आई ओवर अंडर रूट थ्री, ये ए आ गया। ए आप क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। अच्छा दूसरा है, दूसरा केस क्या था, पीछे हमने देखा वाई टू वाई था, वी आई फेज उसमें क्या होगा, वी ओवर अंडर रूट थ्री, करंट सेम रहेगा। ये देखें करंट सेम है क्योंकि लाइन करंट और फेज करंट स्टार में क्या होते हैं, सेम। यार ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, ये समरी है पूरे इसकी। तो आगे सेकेंडरी साइड भी वाई में ही है, तो वी ओवर ए आई ए वी ओवर अंडर रूट थ्री ए इंटू आई ए आई। वाई डेल्टा के वाई में देखें वी आई, तो फेज वोल्टेज क्या हो जाएंगे, वी ओवर अंडर रूट थ्री आई, ये फेज वोल्टेज होंगे। डेल्टा साइड पे क्या होगा, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज बराबर होंगे, तो वो कितना आ जाएगा, वी ओवर अंडर रूट थ्री, साथ में ए से तकसीम हो जाएगा। और करंट क्या होगा, करंट आपको पता है कि अंडर रूट थ्री टाइम्स इंटू ए आई। ये जो लाइन करंट है, फेज करंट क्या था, फेज करंट आपका इस केस में क्या है, आई है, तो यहाँ पे आपको पता है लाइन करंट डेल्टा में ज़्यादा होता है, ठीक है। फेज करंट कम होता है, डेल्टा में लाइन करंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, अंडर रूट थ्री ए आई, ठीक है। और वी ओवर अंडर रूट थ्री ए इंटू ए आई, जो इसके फेज, ये फेज क्वांटिटी है, ये इसकी लाइन क्वांटिटी है। फाइनल क्या था आपका, डेल्टा बाय, कि अगर प्राइमरी डेल्टा में है वी आई वी, देखें वी वी, क्यों, ये क्यों है, क्योंकि ये डेल्टा है, डेल्टा में फेज और लाइन बराबर होते हैं, करंट कम हो जाता है, देखें आई ओवर अंडर रूट थ्री। तो जब आप इसको वाई साइड पर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका अंडर रूट थ्री वी वी, क्योंकि ये इसमें आपका ये अंडर रूट थ्री टाइम्स इंटू वी ओवर ए, और ए आई ओवर अंडर रूट थ्री। और फेज में क्या हो जाएगा, वी ओवर ए, देखें फेज में है वी ओवर ए, और लाइन उससे ज़्यादा होता है, तो ये अंडर रूट थ्री टाइम्स यहाँ पे आ गए। तो और करंट क्या है, आई ए आई ओवर अंडर रूट थ्री, दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये आपका टेबल था जो कि आपकी ये स्टार डेल्टा कनेक्शंस को समराइज कर रहा है। ये चार ही पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, कि दोनों ट्रांसफार्मर की या तो स्टार में हो, या दोनों डेल्टा में हो, या प्राइमरी स्टार में हो, सेकेंडरी डेल्टा में हो, प्राइमरी डेल्टा में हो, सेकेंडरी स्टार में हो। तो ये आपके सामने टेबल है इसका, जिसे हम जो है वो इसको समराइज कर सकते हैं। तो when a small change in voltage is required in a three phase, it is economical to use three single phase transformers to create Y connected auto transformer. तो देखें, when a small change in voltage is required in a three phase, it is economical to use a three phase single transformers to create a Y connected auto transformer. तो ये देखें, आप तीन ट्रांसफॉर्मर्स को सिंगल फेज को कनेक्शन करके एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाया हुआ है, और उसके नतीजे में ये ट्राइंगल आपके सामने बनी है, और इस पर एंगल कितना है, 60 होगा ना, क्योंकि सम ऑफ ऑल दी एंगल्स इज 180, ठीक है। और ये इसकी जो है वो सर्किट डायग्राम इस तरह की होगी, ठीक है। ये आपका जो स्टार में आपने कनेक्शन करने के, ये जो जिस तरह से आपने कनेक्ट किया है इसको, तो ये स्टार टाइप का ही बन रहा है ना। तो ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर जो है इससे बन गया हुआ है। अच्छा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।